इस बच्चों एक नाम और है मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। अच्छा, प्लियोट्रोपिक जीन कहते किसे हैं? अच्छा, इसका एक नाम और पहले वहां मॉड्यूल में लिख लीजिएगा। प्लियोट्रोपिक जीन का एक नाम और मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट इसमें होता क्या है? अभी तक बच्चों हम ये पढ़ते हैं कि ये जो एक जीन थी, इस जीन से एक कैरेक्टर कंट्रोल होता था। हम ये सीखते हैं वन जीन रेगुलेट वन कैरेक्टर। मान लीजिए ये एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन बच्चों बाद में पता चलता है कि कुछ जीन ऐसी भी देखी गई है जिसमें जीन तो एक ही रहती है, लेकिन ये कैरेक्टर 2, ये कैरेक्टर नंबर 3, ऐसे कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बच्चों वन जीन ऐसे मैनी कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो इसी जीन का नाम हो जाता है प्लियोट्रोपिक जीन। कभी आपसे पूछे प्लियोट्रोपिक जीन किसे कहते हैं? समझ आया? वन जीन रेगुलेट मैनी कैरेक्टर। एक जीन ने अगर ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर लिया तो उस जीन का नाम प्लियोट्रोपिक जीन। अच्छा, ये जो कैरेक्टर है इस कैरेक्टर का अपना एक फिनोटाइप आएगा। इसको मैं मान लीजिए फिनोटाइप 1 कहूं तो इसका फिनोटाइप 2 आ जाएगा, इसका फिनोटाइप 3 आ जाएगा। बताओ जीन कितनी? एक एक फिनोटाइप को कंट्रोल करिए बहुत सारे। तो वन जीन जब मेनी फिनोटाइप को कंट्रोल करने लग जाती है तो इसी को एक नाम और दिया जाता है मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। ये नाम याद रखना, प्लियोट्रोपिक जीन का दूसरा नाम मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। अब जो क्वेश्चन ये बनता है कि एक ही जीन इतने सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर लेती है तो कैसे कर लेती है? एक्चुअली में हुआ क्या, ये जो जीन है इस जीन ने बच्चों आप सभी जानते हो आरएनए बनाया होगा। आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन को और अच्छे से कहें तो एंजाइम। फिर इस एंजाइम ने क्या किया होगा, किसी ने किसी सबस्ट्रेट को क्या प्रोडक्ट में चेंज किया होगा, यानी यहाँ सबस्ट्रेट किसमें चेंज हो गया होगा? प्रोडक्ट में। अब वो जो आप लोग पता होगा कि जब रेस्पिरेशन चलता है तो उसमें जो बीच के इंटरमीडिएट होते हैं जरूरी कि वो एक ही पाथवे में जाए। क्या वो प्रोडक्ट एक से ज्यादा पाथवे में जा सकते हैं? आपने सीखा होगा रेस्पिरेशन एम्फी वाली पाथवे होता है, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है क्योंकि उसमें बनने वाले इंटरमीडिएट जरूरी कि एक ही पाथवे में जाए, वो इंटरमीडिएट कई पाथवे में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बस यहाँ पे वही रीजन है। हुआ क्या, ये जो प्रोडक्ट बना, मान लीजिए इस प्रोडक्ट ने ये किसी मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्वमेंट दिखाया। मान लीजिए ये फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे था और इस पहले वाले मेटाबॉलिक पाथवे में ये इन्वॉल्व हुआ। अब जो इस पहले वाले मेटाबॉलिक पाथवे में गया तो इससे मान लीजिए ये पहला कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर डेवलप हुआ। लेकिन कई बार जैसा कि हमने भी सीखा एक ही प्रोडक्ट क्या और पाथवे में भी आ सकता है। तो जब बच्चों ये किसी सेकंड मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होगा, जब ये सेकंड मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होगा तो इसी की वजह से यहाँ पर फाइनली आ जाता है सेकंड कैरेक्टर। मुझे यहाँ बताओ जीन कितनी? एक कैरेक्टर, एक से वन जीन मैनी कैरेक्टर को कंट्रोल करी, प्लियोट्रोपिक। अच्छा, प्लियोट्रोपिज्म क्यों हुई? कुछ रीजन समझ आया? क्योंकि एक जीन से बनने वाला प्रोडक्ट एक से ज्यादा मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व हो जाता है, इसी वजह से बच्चों प्लियोट्रोपिज्म आता है। कभी आपसे पूछे प्लियोट्रोपिज्म क्यों आती है? रीजन समझ आया? क्या समझे? एक जीन से बनने वाला प्रोडक्ट एक से ज्यादा मेटाबॉलिक पाथवे में आ जाता है, इस वजह से ज्यादा ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं। इसको अपना प्लियोट्रोपिज्म क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा भी है, वो लाइन थोड़ी कम समझ में आती है। वो पढ़ना जो अपनी एनसीईआरटी में लिखे होते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल लिखे हैं, उसमें सबसे पहला एग्जांपल हम सीखने जा रहे हैं पी प्लांट के अंदर। प्लियोट्रोपिक जीन के कई एग्जांपल हैं, उसमें सबसे पहला एग्जांपल कहां पर है? पी प्लांट। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एक ही प्लांट में कई सारे एग्जांपल मिल जाते हैं। क्या पी प्लांट में हमने पढ़ा है क्या डोमिनेंस मिलती है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस बिल्कुल मिलती है। आपने पढ़ा ना साइज ऑफ स्टार्च क्या है? इसी पी प्लांट के अंदर प्लियोट्रोपिक जीन भी मिल जाएगी, इसी पी प्लांट के अंदर पॉलीजेनिक भी मिल जाएगी। मतलब एक ही प्लांट में आपको कई एग्जांपल मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आज हम समझने जा रहे हैं प्लियोट्रोपिक का एग्जांपल। पी प्लांट के अंदर बच्चों एक स्पेशल जीन होती है जिसे हम बी जीन कहते हैं। ये बी जीन पी प्लांट के क्रोमोसोम नंबर 7 पे प्रेजेंट होती है। ये क्रोमोसोम नंबर 7 पर जीन बैठी है, क्या नाम है इसका बच्चों? बी जीन। इस बी जीन का मेन काम होता है कि ये सीड के शेप को कंट्रोल करती है। पी प्लांट में जो सीड होते हैं राउंड और ट्विंकल, उस सीड के शेप को तो कंट्रोल करती है। बाद में पता चला कि ये जीन एक काम और करती है और ये बच्चों साथ ही साथ कंट्रोल करती है साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। मुझे बताओ जीन कितनी? कैरेक्टर। एक जीन क्या ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करिए? ना बोलो। तो ये जो बी जीन है इसका नाम क्या हो गया? प्लियोट्रोपिक जीन। कभी कभी आपको ऐसे भी पूछेंगे जो जीन सीड के शेप को कंट्रोल करती है, बताओ साथ ही साथ इसको कंट्रोल करती है साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। अच्छा, दोनों की जीन अलग या सेम? नाम बोलो उसका। बी जीन, उस जीन का नाम क्या था और ये जीन क्या शो करती है? प्लियोट्रोपिज्म। अब बच्चों मैंने इस बी जीन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपके सामने कुछ जीनोटाइप लिखा। जैसे मैंने लिखा कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। सिमिलरली यहाँ पे लिखा कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी स्मॉल बी। अब आप लोग मुझे बताइएगा कैपिटल बी है यहाँ पर सीड का शेप राउंड विंकल राउंड, इसे आप राउंड भी बोल सकते हो, एक नाम बोल सकते हो स्मूथ। राउंड शेप है या स्मूथ शेप है? बात देखिए, बताओ बी स्मॉल बी क्या यहाँ भी राउंड आएगा? स्मॉल बी स्मॉल बी क्या यहाँ पर विंकल सीड आ जाएंगे? अब मुझे बताइए होमोजाइगस में कौन सा शेप आया? राउंड। और हेट्रो में भी? अच्छा, राउंड किस किस में है? होमो और हेट्रो क्या दोनों में एक्सप्रेस हुआ? तो बताइए ये बी जीन होमो हेट्रो दोनों में एक्सप्रेस हुई, डोमिनेंट रिसेसिव। तो क्या मैं बी जीन को डोमिनेंट कहूंगा? अच्छा, क्यों लिखा मैंने डोमिनेंट? क्योंकि होमो में भी ला रहा है और हेट्रो में भी ला रहा है। अब जो मैंने उसी जीन को जब साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन आपको समझाया, अब सभी बताना कैपिटल बी साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन क्या यहाँ लार्ज साइज के आते हैं? बताओ यहाँ क्या यहाँ मीडियम आ जाते हैं? बोलो यहाँ पर क्या यहाँ बहुत छोटे स्मॉल साइज के आ जाते हैं? अब यहाँ पर आप देखिएगा अगर यहाँ लार्ज आया और यहाँ भी लार्ज आता तो क्या ये डोमिनेंसी होती? लेकिन यहाँ मीडियम आ गया, इंटरमीडिएट आ गया। तो बताइए ये जो बी जीन है क्या ये बी जीन यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो कर रही है? यहाँ बी जीन ने बताइए क्या शो की? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अब मुझे बस इस बात का जवाब दो, इस कैरेक्टर की जीन और इसकी जीन अलग या सेम? क्या दोनों की जीन एक ही है लेकिन उस जीन का बिहेवियर अलग है? अब देखिए इस जीन का बिहेवियर इस कैरेक्टर के लिए तो डोमिनेंसी का है और इसी जीन का बिहेवियर इस कैरेक्टर के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का है। यानी डोमिनेंसी कैरेक्टर टू कैरेक्टर वेरी करती है। मतलब किसी जीन को आपको डोमिनेंट कहना है या इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहना है, आपको कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में बात करनी है। जैसे मैं बी जीन को अगर कहूं डोमिनेंट है या इनकम्प्लीट डोमिनेंट, तो पहले मुझे आपको कैरेक्टर बताना पड़ेगा कि किस कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा बी जीन सीड शेप के रिस्पेक्ट में, तो सबने डोमिनेंट आ सकता है। मैंने कहा वही जीन साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, तो क्या ये बी जीन डोमिनेंट भी हो सकती है क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंट भी हो सकती है? कैसे डिसाइड करें? कैरेक्टर, कि आपने कौन सा कैरेक्टर चूज किया है, ये कैरेक्टर लिया या ये कैरेक्टर लिया, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि ये बी जीन डोमिनेंट है या इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। अरे बात समझे? तो क्या डोमिनेंसी कैरेक्टर टू कैरेक्टर भी वेरी करती है? नेचर में बच्चों ऐसे एग्जांपल भी देखने को मिले हैं जहां पर एक जीन किसी कैरेक्टर के लिए तो डोमिनेंट है और वही जीन किसी और कैरेक्टर के लिए हो सकता है रिसेसिव हो जाए। बिल्कुल ऐसा भी देखा गया। तो एक ही जीन क्या कैरेक्टर टू कैरेक्टर वेरी करती है? तो डोमिनेंसी कैरेक्टर पे भी डिपेंड करती है। मैंने आप लोगों को पहले बहुत पहले ये बात समझाई थी कि डोमिनेंसी नॉर्मली अगर हम बात करें नॉर्मल केस में, मतलब नॉर्मली जीन के केस में, नॉर्मल जीन के केस में डोमिनेंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि यहाँ पर आपने प्रोडक्ट बनाया या नहीं बनाया। जीन ने प्रोडक्ट बनाया नहीं बनाया, अगर जीन बच्चों प्रोडक्ट बना लेती है तो हम कहते हैं डोमिनेंट, और प्रोडक्ट ना बना पाए तो रिसेसिव। जैसे एग्जांपल एक बार फिर समझा देता हूं, पहले भी समझा चुका हूं आपको। मैंने यहाँ पर समझाने के लिए ये क्रोमोसोम बनाया, फिर यहाँ पर ये क्रोमोसोम और बना दिया। इस क्रोमोसोम के ऊपर आप जानते हो ऐसे यहाँ पर डीएनए बैठा हुआ है, इसके ऊपर भी आप देखोगे यहाँ पर भी ये डीएनए लगा हुआ है। अच्छा, डीएनए का छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? जीन। यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये मैंने जीन बना, ये छोटा सा पार्ट यहाँ पर जीन है, ये छोटा सा पार्ट यहाँ पर जीन है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। सभी बच्चे जवाब देना 1 और 2 में से कौन सी जीन डोमिनेट? हाँ, क्या हम जीन को देख के बता नहीं सकते? क्यों जीन के ऊपर लिखा नहीं था डोमिनेट? तो हम कह सकते हैं डोमिनेंसी, ध्यान सुनना, डोमिनेंसी जीन का फीचर यानी जीन का खुद का ऑटोनोमस फीचर नहीं है। डोमिनेंसी इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन। बताओ डोमिनेंसी जीन का फीचर। अब फिर बताना, ये जो डीएनए है मैंने इस डीएनए को यहाँ बनाया, ये जीन वाले पार्ट को इसको मैंने इनलार्ज करके यहाँ बना दिया। अच्छा, डीएनए के अंदर क्या नाइट्रोजन बेस होंगे? चलिए मैं लिखा ए डी जी सी सी ए जी जी सी इस तरह से। अच्छा, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है क्या इसी सीक्वेंस में है?
अब बताओ इस इन्फॉर्मेशन को देख के बताओ डोमिनेंट या रिसेसिव। तो बताओ डोमिनेंस जीन का फीचर, इन्फॉर्मेशन का फीचर, तो फिर प्रोडक्ट का फीचर। अगर मान लीजिए इस जीन ने सपोज करिए आरएनए बनाया, वही अल्टीमेटली मान लीजिए प्रोडक्ट बन गया, बताओ क्या बन गया? तो प्रोडक्ट बन गया तो जीन। बोलो बोलो, आपने डोमिनेंट क्या देख के बोला? अच्छा ये जीन बताओ डोमिनेंट है, हाँ अभी पता। अच्छा मैंने कहा इसने प्रोडक्ट नहीं बनाया, तो क्या ये जीन अब रिसेसिव हो गया? तो आपने ये डोमिनेंट रिसेसिव क्या देख के बोला? क्या आपने जीन को देखा, क्या इन्फॉर्मेशन देखी? तो फिर तो डोमिनेंसी किसका फीचर? लेकिन ये प्रोडक्ट की बात हम तब करेंगे जब नॉर्मल जीन, नॉर्मल जीन में हम डोमिनेंसी कैसे डिसाइड करते हैं? प्रोडक्ट से। लेकिन क्या बहुत सारी जीन प्लियोट्रोपिक भी तो होगी? अब बच्चों अगर मैं प्लियोट्रोपिक जीन की बात करूं, तो प्लियोट्रोपिक जीन में याद रखना बच्चों प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर इस प्लियोट्रोपिक जीन में प्रोडक्ट से भी काम नहीं चलेगा, इस प्रोडक्ट से कौन सा फिनोटाइप बना या कौन सा कैरेक्टर बना उसे डिसाइड करना। जैसे बच्चों मैं यहाँ एक एग्जांपल समझाता हूँ, मैंने यहाँ पर समझाने के लिए फिर वही चीज ले ली, आपको समझाने के लिए बी जीन। सभी बच्चे जवाब देना, क्या ये बी जीन प्लियोट्रोपिक है? बी जीन से बताओ क्या बनेगा? आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन मतलब एंजाइम वगैरह, क्या अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन जाएगा? अब सभी बच्चे जवाब देना, बताओ इस प्रोडक्ट को देख के बताओ डोमिनेंट है। अच्छा इनकम्प्लीट डोमिनेंट या डोमिनेंट? अच्छा यहाँ क्यों नहीं बता पा रहे हो? क्योंकि इस जीन का नेचर प्लियोट्रोपिक। अच्छा नॉर्मल जीन होती तो आप कह देते प्रोडक्ट देखे, लेकिन प्लियोट्रोपिज्म बात तो सुना, प्लियोट्रोपिज्म में प्रोडक्ट से काम। अब इस प्रोडक्ट ने आगे जाके कौन सा कैरेक्टर डेवलप किया उस पर डिपेंड करे। जैसे मान लीजिए इसने सीड के शेप को डेवलप किया, बोलो बोलो, तो क्या आपने इस कैरेक्टर को देख के बोला कि ये जीन डोमिनेंट है? तो बताओ यहाँ डोमिनेंसी प्रोडक्ट से डिसाइड हुई या कैरेक्टर से? अच्छा फिर मैंने कहा यही प्रोडक्ट मान लीजिए साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को कंट्रोल कर रहा है, बोलो तो क्या ये जीन अब इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो गई? बताओ ये जीन कभी तो है, कभी है, कैसे डिसाइड कर? क्या आप प्रोडक्ट से डिसाइड कर रहे हो? इसमें प्रोडक्ट से काम नहीं चल रहा है, उस प्रोडक्ट से कौन सा कैरेक्टर बना उससे डिसाइड। लेकिन कैरेक्टर वाली बात मैं तभी करूंगा जब जीन का नेचर प्लियोट्रोपिक। समझ में आया? कहने की बात ओवरऑल समझ क्या है? डोमिनेंसी दो बातों पर डिपेंड करती है। डोमिनेंसी डिपेंड ऑन टू थिंग्स, पहला जीन का प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट की बात कब करेंगे? नॉर्मल जीन। लेकिन अगर प्लियोट्रोपिक जीन है तो फिर आपको कैरेक्टर भी देखना पड़ेगा कि कौन सा कैरेक्टर आपने स्टडी के लिए लिया। ये कैरेक्टर चूज किया है या ये कैरेक्टर स्टडी के लिए चूज किया, ये कैरेक्टर टू कैरेक्टर वेरी करेगा। अरे बात समझ में? तो डोमिनेंसी कितनी बात पे डिपेंड? पहला बोलो प्रोडक्ट पे, और दूसरा कौन सा कैरेक्टर ली। अरे बात समझ में? मैं फिर पूछूंगा क्या डोमिनेंसी जीन का खुद का फीचर है, इन्फॉर्मेशन का फीचर है, ये कितनी बातों पर डिपेंड? कौन कौन सी? पहली बात तो आ गई प्रोडक्ट और दूसरा कैरेक्टर, लेकिन कैरेक्टर वाली बात तब करनी है जब प्लियोट्रोपिक जीन। क्या समझ में आया? एनसीईआरटी में इस पैराग्राफ पेपर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी है तो अपन कर लीजिए, तो मॉड्यूल में लिखेगा सेम लाइन लिखी हुई है। डोमिनेंसी इज नॉट एन ऑटोनोमस, मिला ऑटोनोमस मतलब सेल्फ, समझ लिख लो। ऑटोनोमस मतलब सेल्फ, खुद का। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन, बताओ ये जीन का फीचर भी लिखा इन्होंने। और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन, जीन के पास इस प्रोडक्ट की क्या है? इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन का भी फीचर नहीं है। फिर ये कर लिखते हैं इट डिपेंड एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट, बताओ किस पर डिपेंड करता है? जीन के प्रोडक्ट पर डिपेंड ऑन द जीन प्रोडक्ट। अच्छा यहाँ तक की बात हमने पहले भी सीखी, अब इसे आगे बढ़ते हैं। एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, बताओ इस प्रोडक्ट से कौन सा फिनोटाइप है? लेकिन फिनोटाइप वाली बात कब करेंगे? हाँ तो आगे लिखा है as it does on particular phenotype that we choose to examine का मतलब स्टडी, in case more than one phenotype is influenced by the same gene, एक ही जीन से एक से ज्यादा फिनोटाइप इन्फ्लुएंस हो जाए तो वहां पे हम कौन सा कैरेक्टर लिया उसे डिसाइड करेंगे। कुछ बात समझ में आई? बताइए यहाँ पर ये किस जीन की बात कर रहा है? इन्फ्लुएंस बाय द सेम जीन, प्लियोट्रोपिक। तो ब्रैकेट में लिख दो ये प्लियोट्रोपिक जीन की बात कर रहा है। मैं क्या ये लाइन पूछे क्यों? डोमिनेंसी डिपेंड ऑन, सिंपल शब्दों में लिखता हूं, पहला जीन प्रोडक्ट, पहला जीन प्रोडक्ट, और दूसरा सेकंड पर्टिकुलर फिनोटाइप, पर्टिकुलर फिनोटाइप, पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू स्टडी, पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू स्टडी। आपने स्टडी के लिए कौन सा फिनोटाइप चूज किया? लेकिन ये फिनोटाइप वाली बात कब करी? जब प्लियोट्रोपिक जीन। अच्छा स्टेटमेंट आएगा डोमिनेंसी इज एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन, तो सही तो है। डोमिनेंसी इज नॉट है, एग्जाम में नॉट नहीं आता है ना, तो नॉट को ध्यान रखना क्योंकि जब भी गलती कराएंगे वैसे करेंगे, चुपके से नॉट हटा देंगे। समझ में आई बात? अब बच्चों क्वेश्चन देखो, इसमें स्मॉल ही आएंगे, यानी व्रिंकल के अंदर अगर आप देखोगे तो स्टार्च पार्टिकल हमेशा स्मॉल मिलेंगे। अब बच्चों इसमें एग्जाम में कैसे पूछेंगे? वो ऐसे पूछेंगे हमारे पास एक व्रिंकल सीड है, हमने उसको माइक्रोस्कोप से देखा, पहला ऑप्शन इसमें लार्ज स्टार्च पार्टिकल होंगे, दूसरा इसमें मीडियम होंगे, तीसरा लार्ज मीडियम दोनों होंगे, चौथा इसमें स्मॉल होंगे। व्रिंकल सीड में हमेशा स्मॉल ही क्यों मिलता है? क्योंकि व्रिंकल का जीनोटाइप क्या है? स्मॉल भी स्मॉल भी, और स्मॉल भी स्मॉल भी तो स्मॉल ही आएगा। फिर ऐसे क्वेश्चन है हमने राउंड सीड दिया, हमें उसका जीनोटाइप नहीं पता, मैंने आपको राउंड सीड दिया, बताइए क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है? तो राउंड वाले में लार्ज भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा जीनोटाइप। अच्छा ये जीनोटाइप है तो लार्ज होगा और ये जीनोटाइप हो तो मीडियम। अरे बात समझ में? तो इसको बना भी लो आप, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा बच्चे बोलते रहते हैं। एग्जांपल 2 है मोस्ट ऑफ जेनेटिक डिजीज, ज्यादातर जेनेटिक डिजीज की बात करें तो मोस्ट ऑफ जेनेटिक डिजीज प्लियोट्रोपिक होती है। अच्छा जेनेटिक डिजीज में होता क्या है? एक जीन में बच्चों गड़बड़ होती है, गड़बड़ एक जीन में होती है, लेकिन उस एक जीन में गड़बड़ होते ही बॉडी में कई सारे इफेक्ट्स होने लगते हैं। अच्छा जीन कितनी? एक, और सिम्टम बहुत सारे, वन जीन मेनी इफेक्ट, प्लियोट्रोपिक। इस प्लियोट्रोपिक के कई सारी जेनेटिक डिजीज है, और जेनेटिक डिजीज में जैसे सबसे पहला मैं आपको समझाने जा रहा हूं फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये जो बच्चों फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है इसे बच्चों शॉर्ट में पीकेयू के नाम से लिखते हैं। अच्छा पीकेयू मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये जो फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है ये बच्चों एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, और ये डिजीज बच्चों तभी आ जाती है मतलब ये पेरेंट्स से ट्रांसफर होती है, तो क्या एक जेनेटिक डिजीज है क्योंकि पेरेंट्स से ट्रांसफर होती है, और बच्चे में जब पैदा होता है उसी टाइम ये डिजीज आ जाती है, यानी एक तरह की इनबॉर्न डिजीज, जैसे बच्चा पैदा होगा डिजीज आ जाएगी। ये जो बच्चों ऑटोसोमल, ये जो मैंने ऑटोसोमल रिसेसिव लिखा है इसका मीनिंग समझिए। रिसेसिव तो बच्चों इसलिए कहा है क्योंकि जो रिसेसिव अलील है उसने डिजीज की है, या ऐसे भी समझ सकते हो यहाँ डिजीज केवल होमोजाइगस में आती है, हेटेरोजाइगस में कभी डिजीज डिजीज ओनली। अच्छा केवल होमोजाइगस में हो तो रिसेसिव, फिर मैंने ऑटोसोमल क्यों लिखा? क्योंकि इस जीन में मतलब यहाँ जो गड़बड़ होगी उसकी जीन ऑटोसोम पे, मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं, कई बार बात डिस्कस कर चुके हैं, ये क्रोमोसोम 1 2 ऐसे अगर मान लीजिए मैं क्रोमोसोम नंबर चलता गया 22 तक बना दूं, बताओ ये 1 से लेकर 22 ऑटोसोम, रिमेनिंग क्या 6 क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें हम एलोसोम भी कहते हैं। अब तो ये ऑटोसोमल लिखा मतलब इसकी जीन एक्स पे है, वाई पे है, तो फिर 1 से लेकर 22 के बीच में क्या कहीं ना कहीं होगी। इसकी जीन जब नोटिस की गई तो क्रोमोसोम नंबर 12 पे होती है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 12 पर यहाँ पर इसकी जीन। अच्छा बाकी क्रोमोसोम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने केवल 12 नंबर बनाया, क्यों? उसी पे इसकी जीन। अब आप जानते हो जीन से क्या बनता है? आरएनए, आरएनए से प्रोटीन या डायरेक्ट हम कहें तो क्या बनेगा? एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है इस एंजाइम का नाम सबको याद भी रखना है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। यहाँ से जो एंजाइम बनता है उसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब जो ये एंजाइम करता क्या है? हम सबकी बॉडी में एक अमीनो एसिड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो है फिनाइल एलेनिन, कभी नाम सुना है?
ये फिनाइल एलेनिन एक अमाइनो एसिड है, इसका नाम तो हमने मॉलिक्यूलर चैप्टर में बहुत बार लिया है। इसका कोडन मेरे ख्याल से आपको याद ही होगा, यू 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 पहला डिस्कवर कोडन यू था, अरे फिनाइल को कोड करता था। ये जो फिनाइल एलेनिन है ये बच्चों मेटाबोलाइट होकर हमारी बॉडी के अंदर टायरोसिन का सिंथेसिस करता है। अच्छा, टायरोसिन ये भी एक अमाइनो एसिड है, मतलब यहाँ एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड में चेंज हो रहा है। अच्छा, एक अमाइनो एसिड का दूसरे में चेंज होना ये भी एक तरह का मेटाबॉलिज्म है। अच्छा, इस मेटाबॉलिज्म को करने के लिए ये एंजाइम चाहिए, बताइए कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। कभी आपसे पूछे ये एंजाइम करता क्या है? फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में चेंज करता है। अब बच्चों ये जो टायरोसिन अपने अंदर बनता है, यही टायरोसिन फिर मल्टी स्टेप में इन्वॉल्व होता है और अल्टीमेटली सिंथेसिस करता है मिलेनिन पिगमेंट का, नाम सुना है? और यही मिलेनिन पिगमेंट हमारी बॉडी के अंदर स्किन को पिगमेंटेशन देगा, हेयर को पिगमेंटेशन देगा, यानी स्किन को कलर देगा और हेयर को कलर देगा। स्किन हेयर इन सबको कलर देने के लिए कौन सा पिगमेंट चाहिए? मेलेनिन बनाने के लिए क्या चाहिए? लेकिन टायरोसिन बनाने के लिए फिनाइल एलेनिन को इसमें कन्वर्ट करना। अब बच्चों होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो डिजीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया, इस डिजीज में ये जो क्रोमोसोम 12 पर जो जीन लगी है, इस जीन के अंदर यहाँ हो जाता है म्यूटेशन। अच्छा, जैसे जीन में म्यूटेशन हुआ, बताओ प्रॉपर आरएनए, एंजाइम, बताओ कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी? एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया में कौन से एंजाइम की कमी? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। और जैसे इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या ये स्टेप ब्लॉक हो जाएगी? बताइए, ये इसमें चेंज, अगर ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो इसका लेवल बॉडी में क्या फिनाइल एलेनिन बनने लगेगा? तो बताओ इसका लेवल, मतलब ये तो बॉडी में बढ़ जाएगा, ये बॉडी में कम हो जाएगा। अब होता क्या है, जैसे बॉडी में फिनाइल एलेनिन का लेवल बढ़ता है, अपने लिए वैसे फिनाइल एलेनिन चाहिए, लेकिन आपने सुना होगा कि जब किसी भी चीज की एक्सेस हो जाती है तो नुकसान करती है। मतलब जितना चाहिए वो उतना ही होना चाहिए, किसी की कमी भी नुकसानदायक है और किसी का ज्यादा होना भी नुकसानदायक, एक रेंज में होना चाहिए। अच्छा, फिनाइल एलेनिन जब ज्यादा होने लग जाता है तो ये अपनी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाता है। अच्छा, यही फिनाइल एलेनिन अब बच्चों यहाँ कन्वर्ट हो जाता है इसके डेरिवेटिव्स, उस डेरिवेटिव्स का नाम जैसे फिनाइल पायरुइक एसिड। अब बच्चों ये जो फिनाइल पायरुइक एसिड होता है ये डिपॉजिट होता है कहां पर? मतलब ये ब्रेन में डिपॉजिट होने लगता है, और जब ब्रेन में डिपॉजिट हो जाएगा तो नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम, तो इससे आ जाएगी मेंटल रिटार्डेशन। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, मंदबुद्धि आ जाती है। अच्छा, साथ ही साथ बच्चों इनका लेवल जब बॉडी में ज्यादा हो जाता है, तो बॉडी में जब ज्यादा होगा तो ये बच्चों यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा। नॉर्मली यूरिन में फिनाइल एलेनिन नहीं होता, लेकिन इस केस में होता है, क्योंकि बच्चों ये जो है ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने लगता है, क्योंकि किडनी इसका बहुत कम एब्जॉर्प्शन कर पाती है, मतलब किडनी के अंदर इसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, पूरे एब्जॉर्प्शन करती है, इसी वजह से यूरिन के थ्रू ये बहुत बॉडी से बाहर निकल जाता है। नॉर्मली यूरिन में फिनाइल एलेनिन, लेकिन इस केस में आने लग जाता है। अच्छा, साथ ही साथ बच्चों एक बात बताओ, अगर ये इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ तो टायरोसिन का लेवल, टायरोसिन कम हुआ तो अल्टीमेटली मैं कहूंगा मिलेनिन पिगमेंट का सिंथेसिस। जब मिलेनिन कम बनेगा और जब मिलेनिन कम बनेगा तो स्किन को प्रॉपर कलर, तो स्किन के अंदर बच्चों यहाँ पर कई बार रेशेस दिखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बच्चों ऐसे कई सारे रेशेस नजर आ जाते हैं, तो स्किन में रेशेस नजर आ जाते हैं, हेयर को भी प्रॉपर कलर नहीं होता, यानी ये कलर यहाँ पर डाउन हो जाता है, स्किन को कलर नहीं मिलेगा, हेयर को प्रॉपर कलर नहीं बनेगा। ये जितनी भी दिक्कतें आई, देखा जाए तो केवल और केवल एक जीन की गड़बड़ से। बताइए क्या इस जीन में गड़बड़ हुई? कितनी जीन, और उस एक जीन में गड़बड़ होती है, कई सिम्टम आ गए, जैसे हमने सीखा, क्या यहाँ मेंटल रिटार्डेशन आ जाएगी, क्या ये फिनाइल पायरुविक एसिड बनने लगेगा, क्या ये किडनी, क्या ये यूरिन में दिखने लगेगा, बताइए स्किन में प्रॉपर कलर नहीं बनेगा, हेयर में प्रॉपर कलर, कितनी जीन इफेक्ट, वन जीन मेनी इफेक्ट, प्लियोट्रॉपिक। तो याद रखना फिनाइल कीटोन्यूरिया ये एक तरह से प्लियोट्रॉपिक जीन का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल, वैसे और भी कई एग्जांपल, लेकिन ये एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। फिनाइल एलेनिन, फिनाइल कीटोन्यूरिया के केस में कौन से एंजाइम की कमी? तो एक एंजाइम का नाम सबको याद रखना, फिनाइल एलेनिन, बताओ एंजाइम करता क्या है? फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में, इस एंजाइम से बॉडी में फिनाइल का लेवल कम हो जाता है, नहीं क्या उसका लेवल बढ़ जाता है? यही एक्स्ट्रा फिनाइल एलेनिन क्या इसके डेरिवेटिव्स बनाता है, क्या वो ब्रेन में डिपॉजिट होते हैं, इससे मेंटल रिटार्डेशन, क्या ये यूरिन में निकल जाता है क्योंकि किडनी का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, साथ ही साथ टायरोसिन का सिंथेसिस, मिलेनिन का सिंथेसिस, तो इससे स्किन में और हेयर में प्रॉपर पिगमेंटेशन नहीं होता। क्या बात समझ में? इसको बना दो, कैपिटल स्मॉल इन, नॉर्मल तो है ही बट, नॉर्मल कैपिटल स्मॉल इन, नॉर्मल तो है ही बट कैरियर, और कैपिटल स्मॉल में अफेक्टेड।